हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। अगर आप नीट 2024 की काउंसलिंग करा रहे हैं और अगर आप स्टेट कोटा से किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन पता होने चाहिए। स्पेशली अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये देखिए, आप यहां पर इस पर्टिकुलर आप देखेंगे यहां पर 13 अगस्त को ये पर्टिकुलर सर्कुलर आया है जिसमें एक छोटी से छोटी डिटेल आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है, मैं कम से कम टाइम में हर एक छोटी बड़ी डिटेल को कवर करूंगा, ठीक है। और हां, इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। पहली चीज यह है बच्चों कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर upneet.gov.in पर। ये पर्टिकुलर वो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सेकेंड पॉइंट बोला गया है यहां पर कि थर्ड पॉइंट में सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद का देना है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे दिया या फिर ईमेल आईडी दे दी, तो अगर कोई अपडेट होगी तो हो सकता है पेरेंट्स काम पर हो, बिजी हो, वो ध्यान ना दे पाए तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप मिस आउट कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शनल जो चल रहा हो वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप देंगे कि कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको इन्फॉर्म किया जा सके, ठीक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ जो पॉइंट है बच्चों, यहां पर जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी लगभग 2000 रुपए। और ये जो 2000 रुपए हैं ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक वैलिड होंगे। सपोज करिए, यहां पर बोला है सपोज करिए अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उस केस में आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, इवन थर्ड राउंड के लिए भी एलिजिबल होंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिए। फर्स्ट राउंड में अगर आपने काउंसलिंग की, रजिस्ट्रेशन किया तो वो फर्स्ट राउंड के लिए भी होगा, सेकंड राउंड के लिए भी होगा, थर्ड राउंड के लिए भी होगा। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फर्स्ट राउंड के लिए तो काउंसलिंग करा ही सकते हैं, सेकंड राउंड के लिए भी करा सकते हैं अगर आपको मेडिकल कॉलेज कोई नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में। तो सेकंड राउंड में सपोज करिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता तो थर्ड राउंड में अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, जो फर्स्ट राउंड में आपने किया था उसी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। क्लियर है, ये बोला गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगा, यानी नॉन रिफंडेबल है। इस चीज को याद रखिए, नॉन रिफंडेबल है। क्लियर है। और बोला गया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर होगा, upneet.gov.in। ये वही वेबसाइट है ना जो ऊपर दी है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन है, ठीक। और आपको क्या क्या चीजें ले जानी है, यहां 6 पॉइंट में बोला गया है आपको क्या क्या देना है, यहां पर अपलोड करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट यानी 12th की मार्कशीट आपको देनी है। आपका जो भी पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको अपलोड करना, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, फिर एक्स आर्मी या फिर एनसीसी का हो या फिर फ्रीडम फाइटर का हो या फिर पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग का सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट आपको, इनमें से अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब उसकी वैलिडिटी क्या है, कब वो एलिजिबल होगा, कब वो मान्य होगा, कब नहीं होगा, उसके बारे में आगे बोला गया है। ध्यान से सुनिए। डोमिसाइल लगेगा, अगर वैलिड है तो कब डोमिसाइल लगेगा, कब नहीं लगेगा, इस पर मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। अगर आपने, ध्यान से सुनिए, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 2 कंडीशन बनती है, कब डोमिसाइल लगेगा, कब नहीं लगेगा। अगर आपने यूपी के ही किसी कॉलेज से आपने 10th या फिर 12th कर रखी है तो उस केस में आपको डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी से हैं, आपका जो डोमिसाइल है, आप रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन किसी अदर स्टेट से आपने 11th और 12th कर रखा है या फिर 10th और 12th कर रखा है तो उस केस में आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, आपको बनवाना पड़ेगा निवास प्रमाण पत्र। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए 7th पॉइंट में दिया गया है कि आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज को चूज करते हैं तो उस केस में आपको 30,000 रुपए
ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप किसी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज को चूज करते हो तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि रिफंडेबल होता है। और ये अगर आप किसी प्राइवेट से बीडीएस कॉलेज को चूज करते हैं तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, ये भी रिफंडेबल होता है। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया है, यहां पर देखिए सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर के, कि खुद के बैंक खाते का यूज करें, खुद के बैंक अकाउंट का यूज करें। क्योंकि जब ये सपोज करिए आपने कोई प्राइवेट कॉलेज चूज किया या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया, वो आपको नहीं मिला, अब ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये रिफंड होता है, तो ये उस पर्टिकुलर अकाउंट में रिफंड होगा जिस पर्टिकुलर अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने कई बार बोला है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी काउंसलर की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है, तो वो काउंसलर क्या करता है, बोलता है ठीक है तुम मुझे पैसे दे दो, मैं सारा करा के दूंगा। अब होता है ये कि सपोज करो बच्चे को कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, बच्चे को कॉलेज नहीं मिला तो सिक्योरिटी अमाउंट किसके बैंक से ट्रांसफर हुआ था, उस पर्टिकुलर काउंसलर की अकाउंट से। तो जब पैसे वापस आएंगे तो किसके अकाउंट में आएंगे, काउंसलर के। और मैं तुम्हें बता दूं कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि वो पैसे रिफंड नहीं किए जाते, पैसे आ जाते हैं बट काउंसलर बोलता है कि नहीं मिले। 2 लाख रुपए, 30,000 रुपए बहुत बड़ी चीज है, 1 लाख रुपए बड़ी चीज है सर, ठीक है, 10 बच्चों का नहीं दिया तो सपोज कर लो कितना हो गया, है ना, ये चीजें हैं। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि करना है, ठीक है, अपने अकाउंट से करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, उस केस में आप पर कोई भी बैन नहीं लगाया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त नहीं की जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया प्रवेश नहीं लिया जाता तो उसकी धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी, यानी वो सिक्योरिटी अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। अब यहां पर 14 जो पॉइंट दिया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन, अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है, संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। यानी जो आपका रिजर्वेशन का कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एंड 15(1) यहां पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अक्सर पूछते थे, मैंने इससे पहले भी बताया है कि जो भी सर्टिफिकेट है आपका उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2024 अथवा इसके पश्चात का ही मान्य होगा, इसके बाद का, उसके पहले का नहीं। यानी अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिए, ओबीसी का या फिर क्या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2024 के पहले का है, मार्च का है, ठीक है, या फिर फरवरी का है, जनवरी का है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है, यानी 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, किसी भी मंथ का हो, लेकिन अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का वैलिड नहीं होगा। क्या सर एससी और एसटी का भी ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, एससी और एसटी का लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, बस एक ही बार बनवा लेना, चाहे जब का हो, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट 16 पॉइंट क्या बोला गया, 16 पॉइंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सके, ठीक है। तो उनको क्या बोला गया, सॉरी यहां पर मैंने एक लाइन मिस कर दी, क्या बोला गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सके। मतलब क्या, आप देखिए एससी और एसटी का सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं होता यूपी गवर्नमेंट के, तो एक बार चेक कर लें कि ऑनलाइन भी वो शो कर रहा है या नहीं। अगर वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी सर, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए 18 जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। मतलब क्या,
सपोज करिए यूपी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बट आप यूपी से नहीं हैं, आप एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, या फिर किसी अदर, बिहार से हैं, अदर स्टेट से हैं, और आप सपोज करिए बिहार में हैं, बिहार में ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, लेकिन आप यूपी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप ओबीसी नहीं कंसिडर किए जाएंगे, आप जनरल कंसिडर किए जाएंगे। बिहार में अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूपी में एडमिशन लेने के लिए आप जनरल कंसिडर किए जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। 19वां पॉइंट क्या बोला गया, यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत उपश्रेणी के आरक्षण संबंधित लाभ हेतु निम्नांकित बिंदु के अनुसार निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। क्या क्या मान्य होगा जरा समझो। पीडब्ल्यूडी के लिए यानी विकलांग लोगों के लिए क्या होगा, दिव्यांग जन के लिए इस पर्टिकुलर जगह से न्यू दिल्ली में आपको वो पर्टिकुलर पीएच का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी का, ठीक है, तभी मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रूप से उत्तर प्रदेश के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे, यानी सर्टिफाइड होना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, एनसीसी कैंडिडेट के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, बी ग्रेड सहित सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और यहां पर देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या बोला गया है। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में प्रवेश हेतु चॉइस फिलिंग जो होती है, जो भी कॉलेज को आप चूज करते हैं उसके बारे में बोला गया है कि वो बहुत ही सोच समझ के चूज करें और उसके बारे में पहले ही जानकारी ले लें। हो सकता है कि अगर आप जो कॉलेज भर दिए किसी के एडवाइस पर, है ना, कि ये मुझे कॉलेज चाहिए, और बाद में पता चलता है कि वहां पे तो टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, पैसे पूरे लिए आ रहे हैं, कोई लैब वगैरह है ही नहीं, तो तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले अगर कोई प्राइवेट कॉलेज भरते हैं तो उसके बारे में पता कर लीजिए, ठीक है। इवन गवर्नमेंट कॉलेज भी भरते हैं तो पता कर लीजिए। और क्या बोला, चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के बारे में 21 में भी बोला है कि चॉइस फिलिंग करने से पहले हर एक चीज को देख लें, आप प्रायोरिटी जो दे रहे हैं आप उसको बारे में पता कर लें, और जो चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज फिक्स करेंगे, चूज करेंगे, उन्हीं कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, उसके सिवा किसी अदर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है 22 में, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक करिए, क्यों, चॉइस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटित प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएगा। मतलब अगर आपने लॉक नहीं किया तो उस केस में हो सकता है कि आप उससे बाहर चले जाएं, आपको वो कॉलेज ना मिले। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन हर एक डिटेल आपको समझनी जरूरी थी। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।